हो गया। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए फिर एक छोटा सा प्रयास करने जा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। आज मैंने परसेंटेज का कोई सवाल लाया है, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो वह संख्या क्या है? संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया सर कि कोई संख्या x होगा। उस संख्या x का 28% को हम लोग 28/100 भी लिख सकते हैं। इसका मान कितना है? 35। तो कहता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल एकदम। 7 चौ 28, 25 चौ 100, 7 पचे 35 और 25 पचे 25 से, यानी कि हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डी। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी अगर कहे कि गुरुदेव हमको इसको एक्स फिक्स लगा के नहीं बनाना है, हमको कोई और अच्छे तरीके से बनाना है विदाउट एक्स में, तो जरा गौर से पढ़िएगा सर। कहता है कि किसी संख्या के 28% का मान 35 है। तो हम लोग जानते हैं सर कि संख्या अपने आप में 100% होता है। इस संख्या अपने आप में 100% है, लेकिन इसका 28% का मान 35 है। माने कि अगर इस संख्या का 28% निकालिएगा तो उसका मान कितना आएगा? 35। तो किताब कहता है 35 और हम नहीं बोलेंगे तो 28। संख्या निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। फिर वही वाली बात, 7 चौ 28, 25 चौ 100, 7 पचे 35 और 25 पचे 25 से 125। यानी कि हम लोग इसको एक्स लगा के भी बना सकते हैं, विदाउट एक्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आप लोग जब वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा कमेंट वगैरह किया कीजिए। कमेंट बहुत कम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष आय का 60% घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। वीर नाम का एक आदमी है, वो 15% घर के किराया पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। फिर बोला गया है कि यदि वह 2210 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका इनकम पूछा गया है सर। तो जरा गौर कीजिएगा। हमने मान लिया कि उस आदमी की आय अपने आप में 100% होगा, ठीक है। पहले कहता है कि वह अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्चा करता है। तो सर 100 रुपया का 15% अगर किराया पर खर्चा करता है, 15% किराया पर, तो अभी भी उसके पास 85 रुपया बच रहा होगा। फिर कहता है, जरा गौर कीजिएगा, कहता है शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चा पर व्यय करता है। माने कि टोटल का 60% नहीं, शेष जो पैसा बचा उसका 60% घरेलू खर्चा पर व्यय करता है। तो हर कोई बच्चा बोलेगा कि सर टोटल इनकम 100 था और हमें 15% अगर किराया पर खर्चा कर दिया है तो अब उसके पास 85% बच रहा होगा। तो सर ये 85 का 60%, तो कोई भी संख्या का 10% निकालते हैं तो एक अंक के बाद पॉइंट देते हैं। तो 85 का 60% अगर निकालना है, 85 का 60% अगर निकालना है तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए। 6 पचे 30 और 8 48 और 3 51, माने कि 51 रुपया खर्चा किया है। आगे बोला है कि यदि वो बाकी घरेलू खर्च पर व्यय करता है, यदि वह 2210 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो सर टोटल इनकम 100 रुपया है, 100 रुपया में 51 और 15 66 रुपया वो खर्चा कर दिया है, तो अभी भी उसके पास 34 रुपया बच रहा है। किताब कहता है कि 2210 रुपया बच रहा है और हम नहीं कहेंगे तो उसके पास 34 बच रहा है। सवाल में बोला गया है कि उसका टोटल इनकम बताइए। सर ये 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 50 दूनी 100, ये भी 17 से कटेगा। 17 एकम 17, 17 तिया 51, 130 बार में 13 पचे 65, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 6500। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं? अगर इस तरीका से बनाने का मन नहीं है तो दूसरा प्रयास क्या किया जा सकता है? देखिएगा सर, दूसरा तरीका हम लोग लगा सकते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो से भी हम लोग इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कहता है कि हमने मान लिया कि उस आदमी की मासिक आय अपने आप में 100 है, तो 15% अगर खर्च करता है तो आय उस आदमी का 100 है, 15 अगर खर्च करता है तो बचाता होगा 85%। फिर कहता है शेष का 60% घरेलू खर्चा पर व्यय करता है। तो सर रेशियो से बनाने से फायदा ये हुआ कि शेष का 60% अगर कहेगा तो फिर भी हम लोग 100 में से ही घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास शेष बच रहा है 85। लेकिन रेशियो से बनाने का मतलब हुआ कि हमको 85 का 60% अभी नहीं निकालना है, हमको बार बार 100 का ही 60% निकालना है। तो 100 में अगर 60% खर्चा कर दिया है तो अब बचाया है वो आदमी कितना? 40। अब देखिएगा, 20 पचे 100, 17 पचे 85, 20 पचे 100, 20 दूनी 40। अब देखिए सर इधर से ये भी कट रहा है, 10 दूनी 20,
अब गुना करेंगे तो 10 पचे 50 रुपया के इनकम में वो आदमी 17 रुपया बचा रहा है, और यही 17 का वैल्यू सवाल में 2210 रुपया दिया हुआ है कि किताब कहता है कि इसका बचत 2210 है और हम नहीं बोलेंगे तो इसका बचत 17 है, तो कहता है इसका इनकम बताइए तो 50 से। सर ये अभी कटा था 130 बार में, गुना करेंगे तो 13 पचे 65 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। तो चाहे तो आप रेशियो से बनाइए, चाहे तो आप 100 मान करके बनाइए, आंसर दोनों से सेम आएगा। तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर अलग नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है और 45% बच्चों को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? हमको डबल विषय का चर्चा नहीं करना है सर, हमको उन बच्चों की संख्या बताना है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक विषय यानी कि सिंगल पसंद है। अब जरा गौर से देखिए आप, 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% बच्चों को विज्ञान पसंद है और 25% बच्चों को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? अगर हम लोग इसमें डायग्राम लगाए, चलिए कोई बात नहीं, अगर इसमें हम डायग्राम लगाते हैं, ये एक विषय है, ये दूसरा विषय है। 60% बच्चों को मैथ पसंद है, हमने मान लिया कि ये मैथ का डायग्राम है, तो 60% बच्चों को मैथ पसंद है, माने सिंगल विषय। अगला 45% बच्चों को साइंस पसंद है, ये साइंस का घर है, 45% बच्चे को साइंस पसंद है, ठीक है। आगे कहता है कि 25% बच्चों को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? यानी कि सर हमको दोनों विषय का चर्चा नहीं करना है, हमको एक विषय का चर्चा करना है। तो सर टोटल बच्चा एक विषय पसंद करने वाला कितना है? तो जोड़ेंगे अगर हम लोग तो 60% प्लस 45 बराबर 105। बोलिए, अब एक विषय पसंद करने वाले टोटल विद्यार्थी 105 है। आगे कहता है और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, यानी कि टोटल विद्यार्थी में से 25% लोग ऐसे हैं जिनको गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो अगर हम टोटल में से अगर दोनों पसंद करने वाला को अगर लेस कर देंगे तो जो भी विद्यार्थी बचेगा से एक विषय पसंद करने वाला बचेगा। तो सर दोनों पसंद करने वाला कितना लोग हैं? 25%। तो हमारे पास बचेगा कितना? 80%। यानी कि 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको दोनों विषय पसंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक विषय पसंद है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। कहता है बहुत लंबा चौड़ा ऑप्शन है इसका, खैर सवाल भी छोटा है। देखिए ऑप्शन एडजस्ट नहीं हो, चलो इसको लंबे रहने देते हैं। कहता है अगर रेल भाड़ा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो यात्रियों की संख्या ह्रास हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है। तो कुल आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि टोटल आय में कितने % की परिवर्तन होगी। अब जरा गौर कीजिए आप कि अगर भाड़ा को अगर 25% बढ़ाया जाएगा तो 20% यात्रियों की संख्या में कमी हो जाती है, यानी कि ज़्यादा भाड़ा लेने के कारण यात्री उस पर कम बैठने लगे। तो कहने का मतलब है सर कि पहले अगर भाड़ा अपने आप में 100% होगा तो अब भाड़ा 125% कर दिया है, ये भाड़ा की कहानी है। तो 25 चौके 100, 25 पचे 25 से अभी हम लोग पैसा निकाल रहे हैं। आगे कहता है 20% यात्रियों की संख्या में कमी हो जाती है। पहले अगर 100% यात्री जाता था तो अब 80% ही यात्री बैठ पाता है। तो 20 पचे 100 और 20 चौके 80। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से अगर देखा जाए क्या है, अच्छा कोई बात, देखिएगा 4 से 4 भी कट रहा है सर और 5 से 5 भी कट रहा है। अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1:1 आएगा। तो हमसे सवाल पूछा गया है कि कुल आय में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ से तो कुल आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। बी में दे रहा है 6.1/4% हानि, 4% लाभ, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं हम लोग प्लस माइनस 1 वाला तरीका पे। कहता है कि भाड़ा में 25% की वृद्धि तो प्लस 25%, फिर कहते हैं यात्री की संख्या में 20% की कमी तो -20। आप लोग जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस 25 गुना 20/100, 25 चौके 100, 4 पचे 20। सर 25 - 25
बराबर यहाँ से भी देखिए 0% ही आ रहा है, यानी कि आंसर देना चाहिए ना कोई लाभ ना कोई हानि। जब है ये नहीं है तो फिर आंसर हम लोग नोट मारेंगे, इनमें से कोई नहीं, परिवर्तन हो ही नहीं। 4% लाभ ये तो हो ही नहीं सकता है। 6.1/4% हानि ये हो ही नहीं सकता है। 4% लाभ, देखिए लाभ लाभ दो जगह दे दिया है, यहीं पे ऑप्शन मिस्टेक किया है। एक बार एक जगह 4% लाभ दिया था तो अगला जगह 4% हानि होना चाहिए, या तो फिर ना लाभ या ना हानि होना चाहिए। लेकिन ये दोनों ऑप्शन सेम रहने के कारण कोई लाभ अथवा हानि का ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो ऐसा आंसर हो जाता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा यहां तक तो दिख रहा है। आइए, एक परीक्षा में एक पेपर में 43% अंक प्राप्त किए गए, फिर कहता है तथा पास होने के आवश्यक अंक से 4 नंबर ज्यादा है। कितना नंबर ज्यादा है? 4 नंबर ज्यादा है। दूसरा अभ्यर्थी जिन्होंने 29% अंक प्राप्त किया है और पास होने से 3 नंबर कम लाया है, माने कि फेल हो गया है, तो पेपर का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम अंक कहने का मतलब कि परीक्षा कितना नंबर का हुआ। तो सर इसका एक छोटा सा तरीका है, लड़का फेल होता है उसको पास करवा दिया जाता है, और जो लड़का पास होने से ज़्यादा नंबर ले आता है उसको घटा दिया जाता है। तो एक लड़का ने 43 नंबर लाया है और 4 नंबर ज़्यादा से लाया है, तो 4 नंबर इसको घटा देंगे तो पास ही रहेगा, क्योंकि पास होने से अगर 4 नंबर ज़्यादा अगर उसको लेस कर दिया जाएगा तो लड़का फेल तो नहीं होगा। अगला, एक और लड़का ने 29% नंबर लाया है और 3 नंबर कम लाया है, तो अगर ये लड़का को हम 3 नंबर दे देते हैं तो लड़का पास हो जाएगा। तो सर अब ये भी पास है ये भी पास है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर इसको इधर ला के घटाया जाए तो 9 4 13 14%, 14% की वैल्यू 7 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो जरा गौर से देखिए सर कि 14 के आधा है ये 7, तो 100 के आधा ये 50 होगा। यानी कि हमसे पूछा गया है कि बताइए परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, माने कहने का मतलब कि पेपर कितने नंबर का हुआ है। तो पेपर अपने आप में 100% होता है और 100% का वैल्यू कितना है? 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सर लाइव चलाने की प्रयास कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया कुछ प्रॉब्लम के कारण, अब उसमें सुधार करेंगे हम लोग। तो देखिए अब वेतन को 30% बढ़ाया जाता है। पहले काम करने वाला आदमी है उसको वेतन को 30% बढ़ाया, फिर कहता है और उसके बाद 30% की कमी भी कर दी गई है, तो बताइए कि वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? ये सवाल आप लोग से बनना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सर पहले इसके वेतन को 30% बढ़ाया गया, फिर बाद में उसे 30% कम भी कर दिया गया, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो प्लस 30%, माइनस 30%, प्लस माइनस माइनस 30 गुना 30/100। ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ से रिजल्ट आएगा -9%। यानी कि आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि सर परसेंटेज में एक फार्मूला हम लोग को पढ़ना है सक्सेसिव वाला कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। अगर वृद्धि होगा तो प्लस को उठाइएगा, कमी होगा तो माइनस को उठाइएगा। यहाँ वाला जो चिन्ह होता है, यहाँ वाला, इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर मान के चले कि यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 होगा। अगर यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस होगा। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। वही फार्मूला पे हम लोग इस सवाल को बनाने की कोशिश की है। ऐसे भी ये सब परसेंटेज का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनसे ये सभी सवाल नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा सवाल है कि अंडे के दाम में 25% की कमी आने से 96 रुपया के अंडे खरीदने पर 4 दर्जन ज़्यादा अंडा मिलता है। इसलिए ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि सर अंडा की कीमत में 25% की कमी हो गया है। अगर इसके कीमत में 25% की कमी हो जाती है किसी वस्तु की कीमत में, तो वस्तु हमें ज़्यादा मिलता है। अगर कीमत कमी नहीं होगा, दाम बढ़ जाएगा तो वस्तु कम मिलेगा। तो सवाल में बोला गया है कि दाम कम होने से पहले अंडे का भाव प्रति दर्जन क्या था, यानी कि सर वर्तमान कीमत हम लोग से नहीं पूछा गया है। कीमत बराबर इसका फॉर्मूला है वर्तमान कीमत बराबर यानी कि जो रुपया पैसा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे
मात्रा रहेगा उसको नीचे रखेंगे और जो सवाल में परसेंटेज दिल रहेगा उसको चुपचाप यहाँ पुट कर देंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, रकम दिया हुआ है सर सवाल में 96 रुपया, ठीक है। आगे कहता है मात्रा दिया हुआ है 4 दर्जन ज़्यादा मिलता है, तो 4 यहाँ पुट होगा। परसेंटेज दिया हुआ है 25%, तो इसको हम लोग लिखेंगे 25/100। अगर इसको काटा जाए तो 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 छक 96। सर ये 6 रुपये प्रति दर्जन जो आया है वो हमारा वर्तमान कीमत आया है। लेकिन सवाल पढ़िए, कहता है दाम कम होने से पहले अंडे का भाव प्रति दर्जन क्या था। यानी कि वर्तमान वाला कीमत हम लोग से नहीं पूछा गया है, हमसे पहले वाला कीमत पूछा गया है। तो जरा गौर कीजिए आप, 6 देखिए ऑप्शन में भी है, लेकिन ये गलती नहीं करना है 6 आंसर मार करके, क्योंकि सर अगर वर्तमान कीमत पूछता तो आंसर 6 हो जाता, लेकिन पहले वाला कीमत हम लोग से पूछा गया है। चलिए देखिएगा, अब जरा गौर कीजिए सर कि पहले वाला कीमत कैसे निकलेगा। अब वाला तो निकल गया, तो सर अब मिल रहा है 6 रुपये प्रति दर्जन, क्यों? क्योंकि इसके कीमत में 25% की कमी हुई थी। तो 25% कमी होने पर किसी वस्तु का कीमत अगर 6 रुपया है तो सर ये 75 का वैल्यू होगा। तो हमसे पूछा गया कि पहिल का कीमत बताइए, तो अपने आप में 100, 25 दिया 75, 25 चौ 100, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 रुपये प्रति दर्जन। यानी कि वर्तमान कीमत कहेगा तो 6 होगा, लेकिन पहले वाला कहेगा तो 8 रुपये प्रति दर्जन होगा। ये सवाल भी परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, लड़कर भुलाते रहता है इसका नियम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखिए सब टाइप में पढ़ना है। अभी हम छोटा छोटा सवाल ले रहे हैं इसलिए ताकि किसी को फेफड़ा पर जोड़ ना पड़े। कहता है किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया गया और हर को 500% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 5/12 होता है, तो मूल भिन्न क्या है। ध्यान दीजिएगा सर, ये सब सवाल देखिए बहुत पहले का क्वेश्चन है, ये 2014 का सवाल है, आरआरबी कोलकाता यानी कि एएलपी का पूछा हुआ सवाल है। हम लोग जानते हैं कि भिन्न होता है P/Q के रूप में। सर इसका अंश भी अपने आप में 100% होता है और हर भी अपने आप में 100% होता है। कहता है कि इसके अंश को 300% बढ़ाया गया है, तो पहले से हर अपने आप में 100% था और 300% अगर इसको बढ़ाइएगा तो हर 400% हो जाएगा। फिर कहता है कि हर को 500% से बढ़ाया गया है, तो पहले से अपने आप में 100 होगा, 500 और बढ़ाएंगे तब ये 600 हो जाएगा। आई दो काम करने के बाद इसका मान हो जाता है 5/12। अगर इसको देखा जाए तो 200 दूनी 200 तिया 3 चौ 12, बस 2 को खाली नीचे भेज दीजिए, तो 2 को नीचे भेजेंगे सर तो P/Q बराबर 5/8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये सब पैकेज में भी ये सब सवाल मिलेगा। देखिए कहता है कि 40% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग कॉफ़ी, 40% लोग चाय, 50% लोग कॉफ़ी और 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग चाय एवं कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। इसको सर हम लोग फार्मूला से भी कर सकते हैं, इसका एक ट्रिक भी है। ठीक है, ट्रिक क्या है भाई, तो जरा गौर कीजिएगा। कहता है कि 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं। ये 40% लोग जो दिया हुआ है चाय पीने वाला, 50% लोग कॉफ़ी और 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, माने कि सब एक ही जाति में दिया हुआ है। ये 40% लोग भी पीता है, 50% लोग भी पीता है और 10% लोग भी पीता है। तो हमसे सवाल किया गया है कि कितने प्रतिशत लोग चाय अथवा कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। तो अगर पीने वालों की संख्या अगर निकल गया तो 100 में से घटा देंगे तो उन लोगों की भी संख्या आ जाएगा जो चाय कॉफ़ी नहीं पीता है। तो चलिए गौर करते हैं, एक डायग्राम है, ये चाय का है, ये कॉफ़ी का है, ये चाय का है और ये कॉफ़ी का है। ठीक है, इसका तरीका है सर कि जो दोनों मिला के है उसको बीच में रखा जाता है। तो दोनों मिला करके 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। चाय पीने वाले सर टोटल 40% लोग हैं, तो टोटल 40% लोग में से 10% लोग अगर यहाँ है तो यहाँ पे 30% लोग होगा। आगे कॉफ़ी पीने वाला 50% लोग है, तो 50% लोग में से 10% लोग अगर यहाँ है तो 40% लोग यहाँ होगा। लेकिन ये जो चर्चा हो रहा है वो टोटल पीने वाला का चर्चा हो रहा है।
तो सर 30 और 10 40, 40 40 80, यानी कि पीने वालों की संख्या टोटल कितना है? 80% है। लेकिन हम लोग से सवाल में पूछा गया है कि उन लोगों की संख्या बताइए जो चाय अथवा कॉफ़ी दोनों नहीं पीता है। तो हम लोग जानते हैं सर कि टोटल लोग अपने आप में 100 है। इस 100 में से 80% लोग अगर पी रहा है तो 20% लोग ऐसे होंगे जो चाय और कॉफ़ी नहीं पीता होगा। क्लियर है? दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है भाई? तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक ट्रिक आता है सर। ट्रिक है कि पास प्लस पास प्लस पास, पास प्लस पास माइनस पास, या तो फिर इसी को हम लोग फेल प्लस फेल माइनस फेल भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सर पास और फेल का चर्चा है नहीं। यानी कहने का मतलब ये फार्मूला कहता है कि अगर आप इसको ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो सबको एक जाति में रखिएगा। चाय पीने वाला भी, यहाँ भी पीने वाला, यहाँ भी पीने वाला, यहाँ भी पीने वाला। अगर नहीं पे बनाना है तो यहाँ नहीं पीने वाला, तो यहाँ भी नहीं पीने वाला, यहाँ भी नहीं पीने वाला। तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ कहता है कि इतना लोग चाय पीता है, बाकी लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं और 10% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। तो 40 और 50 90, 90 में से 10 घटेगा तो 80% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। लेकिन हम लोग से पीने वालों की संख्या नहीं पूछा गया है। हम लोग से पूछा गया है कि ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी नहीं पीता है। तो सर टोटल लोग अपने आप में 100% है। 100 में से 80% लोग अगर पीता है तो 20% लोग ऐसा होगा जो चाय और कॉफ़ी नहीं पीता होगा। तो आप लोग इस फार्मूला के माध्यम से भी सवाल को जल्दीबाजी में कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और, आज के लिए इतना ही। कहीं का लाइफ टाइम में हो गया है लेट और हुआ भी नहीं। देखिए सर, ये 2012 का सवाल है। कहता है कि लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरा नहीं कर सका। आगे कहता है जो परीक्षा पूरा कर सका उनमें से 80% ने परीक्षा पास किया, तो कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए? अब जरा गौर कीजिए सर, हम लोग पहले अभी इसको स्टॉप कर देते हैं। हम लोग मान लिए कि टोटल प्रत्याशी अपने आप में 100 होगा, उसमें से 15% ने परीक्षा पूरा नहीं कर सका, 15% ने परीक्षा देवे नहीं किया, तो सर परीक्षा दिया कितना? 85%। आगे बोला गया है सवाल में कि जो परीक्षा पूरा कर सका उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की, माने पास हो गया। तो हमसे पूछा गया है कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, माने कितने लोगों ने पास हुआ। अब जरा गौर कीजिए सर, 85% लोगों में से 80% लोग ने पास हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं, बताएंगे मैं बाद में। 8 × 40 के 0, 8 × 64 और 4 68, माने कि 68% लोग जो है वो परीक्षा में पास हुआ है। तो हमसे रियल वैल्यू पूछा गया है कि कितने लोग सफल हुए हैं। तो सर टोटल था 1500 लोग, हम नहीं बोलेंगे तो 100। इसमें से 68% लोगों ने परीक्षा में पास हुआ है, तो 68% अब इसका निकालना पड़ेगा। तो 2 0 से 2 0, 15 8 20 से हाथ में 12, 15 6 90 और 12 102। बोलिए, यानी कि 1020 लोग ऐसे हैं जो परीक्षा को पास कर गए हैं। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता था? तो सर दूसरा तरीका इसका हो सकता था एक लाइन में हम लोग डायरेक्ट, अभी हमने क्या किया था कि 1500 के छोड़ करके चला था। हमने टोटल जनसंख्या या तो टोटल विद्यार्थी हम लोग 100 मान लिए थे। लेकिन अगर हम 1500 पे बनाना चाहे तो कैसे होगा भाई? तो देखिए एक लाइन में टोटल प्रत्याशी 1500 है। ये 1500 लोगों में से 1500 लोगों में से 15% ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, और फिर जितने लोग भाग लिए हैं उसमें से 80% ने परीक्षा में पास हो गया है। तो जरा गौर कीजिए सर कि जो परीक्षा में बैठा होगा वही लोग ने पास हुआ होगा। तो टोटल लोग 1500 है, जरा में 15% परीक्षा में बैठे हुए नहीं किया, तो परीक्षा में बैठा कितना? 85%। ये अभी जानते भी ये क्या निकला है? जितने लोगों ने परीक्षा में बैठा। लेकिन सवाल में आगे कहता है कि जितने लोगों ने परीक्षा में बैठा है उसमें से 80% लोगों ने पास किया है। तो सर इतना लोग तो परीक्षा दिया है, अब इतना दिया है, इसमें से 80% लोगों ने पास किया है। तो हमसे पूछा है कि टोटल कितना सफल हुआ, तो सफल तो निकालना है। तो 2 0 से 2 0, 20 × 84
20 पचे 100, 17 पचे 85, 15 चौके 60, 15 चौके 60 गुने 17, 17 छक्का 2 तल से 102, 10 120, इससे भी आंसर वही आ रहा है। तो चाहे तो आप 100 मान करके बनाइए, चाहे तो आप 1500 पर चलिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो सर आज के लिए इतना ही। आज लाइव आने के चक्कर में ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम रहने के कारण सफल नहीं हुआ, लेकिन प्रयास करेंगे हम लोग कि कल से सफल हो और 7 बजे हम लोग जुड़ जाल करेंगे लाइव क्लास में, और कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। पहले हमको स्थिति को सुधारने दीजिए, जो प्रॉब्लम चल रहा है धीरे धीरे करके सारा चीज़ सुधार हो रहा है। भाग दौड़ की आदत तो हम लोग है नहीं, इसीलिए मैं अभी रिकॉर्डेड वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रयास रहेगा कल कि लाइव क्लास हो, लाइव में और अच्छा लगेगा। आज सब चीज़ ठीक था, बस खाली आवाज़ का प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने रोक दिया, क्योंकि सर अगर करना ही है तो कुछ अच्छा करना है। रिकॉर्डेड ही है, सारा चीज़ क्लियर दिख रहा है, सब चीज़ ठीक ठाक है, पढ़ने में ठीक लग रहा होगा। तो आप लोग इसी प्रकार से वीडियो को शेयर करते रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे कर फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के लिए साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।